प्रिय शिक्षार्थियों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक और नया वीडियो मॉडल्स पे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैन का यूजेज ऑफ कैन, और हमने ये भी पढ़ा था कि कैन का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उन 4 अर्थों को, उसके बाद जाते हैं हम नए टॉपिक पे, समझेंगे कौन सा है नया टॉपिक। उससे पहले पढ़ लेते हैं पिछली क्लासेस का एक बार जो एक्सरसाइज जो हमने पिछली कक्षा में की थी वो पढ़ लेते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था यूजेज ऑफ कैन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यूजेज ऑफ कैन का, यानी हमने पढ़ा था कैन का प्रयोग, और कैन का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है, यानी 4 मीनिंग्स में, यानी 4 मीनिंग्स में इसका यूज होता है। और वो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आप जो भी वीडियो बनाए गए हैं पीछे उन सभी वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर के आप इंग्लिश को क्लियर कर पाओगे। तो यूजेज ऑफ कैन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो इस कैन का प्रयोग है वो 4 अर्थों में किया जाता है। ध्यान, कौन कौन से समझ लेते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था कि वो एबिलिटी था। क्या था? एबिलिटी हमने पढ़ा था। एबिलिटी मीन्स योग्यता, यानी एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी हमने पढ़ा था। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, जैसे हमने रिक्वेस्ट पढ़ी थी निवेदन के अर्थ में, और तीसरा हमने पढ़ा था परमिशन, और नंबर 4 पे हमने पढ़ा था पॉसिबिलिटी। इन 4 मीनिंग में, इन 4 मीनिंग के माध्यम से, इन 4 अर्थों के माध्यम से हमने यूजेज ऑफ कैन को समझा था। तो एक बार फिर इसका रिपीटेशन कर लेते हैं, ताकि आपका जो ज्ञान है वो एक बार उसका दोहरान हो जाए। तो देखिए, यूजेज ऑफ कैन में हमने पढ़ा था एबिलिटी, और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कैन है वो प्रेजेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म मतलब वर्तमान रूप। कैसा रूप है ये? वर्तमान रूप। यानी इसमें क्या होता है? वर्तमान टेंस में, यानी वर्तमान समय की बात को कहने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। वैसे वर्तमान समय की बात कहने के लिए सिंपल सेंटेंसेस होते ही हैं, लेकिन वर्तमान समय के हमारे जो मनोभाव है, इस वर्तमान समय में किस प्रकार के मनोभाव हमारे माइंड में जो पैदा हो रहे हैं, हाँ, तो हम जो पढ़ रहे थे अभी कि देखिए यूजेज ऑफ कैन प्रेजेंट फॉर्म, इसका जो कैन का प्रयोग है वो प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्तमान रूप को दर्शाने के लिए, और हम जो वर्तमान के जो हमारे मनोभाव है वर्तमान समय के, उन मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इस कैन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका किन किन अर्थों में प्रयोग है वो किया जाता है, उन अर्थों के बारे में समझते हैं। पहला हम एबिलिटी को समझते हैं, यानी जो प्रेजेंट की एबिलिटी है, वर्तमान की जो योग्यता है। वर्तमान में मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, ये मेरी क्या है? ये मेरी एक एबिलिटी है, मेरी योग्यता है। तो योग्यता का ये एक भाव होता है, यानी मैंने बताया था पिछली कक्षा के अंदर, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि जो भाव होते हैं उसकी कोई आकृति नहीं होती, वो केवल मस्तिष्क में बनती है और जिसे हम फील करते हैं। और योग्यता का एक भाव है और जिसे हम फील करते हैं, इसलिए तो यह मॉडल्स का यूज होता है। इसको मॉडल्स के रूप में यूज करते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन राइट ए लेटर, आई कैन रीड दिस। मतलब ये क्या है, मैं अपनी योग्यता बता रहा हूं। आई बात समझ। अभी हमने कहा कि एबिलिटी के अलावा हमने कहा कैपेसिटी। तो देखिए एबिलिटी और कैपेसिटी कैसे होता है, इसमें दो जो फर्क है, तो दो जो अंतर है वो हम समझते हैं। पहली बात तो आपने समझा होगा कि जब हम इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है वो अपने अनुसार ही वर्ब को अडॉप्ट करता है, यानी वर्ब को लेता है, बराबर। तो सब्जेक्ट है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग का मतलब सजीव और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, यानी जिसको हम एनिमेट और इनएनिमेट भी कहते हैं। तो आप लिविंग कह सकते हैं, एनिमेट कह सकते हैं,
या हिंदी में बोले तो सजीव कह सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग या इनएनिमेट यानी निर्जीव। तो जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, कार्य को जो करने वाला होता है, वो सजीव और निर्जीव में से कोई भी हो सकता है। जब सजीव होता है, जब कर्ता सजीव होता है तो उसमें उसकी एबिलिटी दर्शाई जाती है, जब कर्ता निर्जीव होता है तो उसमें उसकी कैपेसिटी दर्शाई जाती है। ये आप फर्क है, ये जो अंतर है आप ध्यान रखना। क्योंकि कैपेसिटी क्षमता, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, ताकत, ठीक है, और जो क्षमता है तो वो अपन नॉन लिविंग के माध्यम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, निवेदन के बारे में। और हम निवेदन करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपके पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपके पेन ले सकता हूं, ये तो परमिशन निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसी से ये निवेदन करते हैं। तो मैं आपके पेन ले सकता हूं, यहां पर आप अपने फ्रेंड से निवेदन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पेन लेने की रिक्वेस्ट कर रहे हो। और ये रिक्वेस्ट होती है वो कुल मिलाकर के अनौपचारिक होती है, इनमें इसमें औपचारिकता है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। जिस संबंध में आप किसी पद पर बैठे पदाधिकारियों को से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप एक सम्मान व्यक्त करते हैं उनके प्रति, तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि परमिशन क्या है। परमिशन अनुमति मांगने के लिए, और अनुमति दो तरीके से मांगी जाती है। एक फॉर्मल परमिशन होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। फॉर्मल औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल को वो समझ नहीं पाते हैं, और औपचारिक और अनौपचारिक को भी नहीं समझ पाते हैं। औपचारिक वो होती है जिसके प्रति हम सम्मानता व्यक्त करते हैं, जिसके प्रति हम सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हैं। कैसा भाव प्रदर्शित है, सम्मान का भाव। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान है, और उसके जो पदाधिकारी हैं, और उन पदाधिकारी के प्रति हम एक प्रकार की जो सम्मान है वो व्यक्त करते हैं। लेकिन अपने जो प्रियजन हैं उनके प्रति हम सम्मान की अपेक्षा प्रेम ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। जैसे माता पिता के प्रति हमारा प्रेम ज्यादा होता है, फ्रेंड्स के प्रति हमारा प्रेम होता है। यानी जो प्रियजन है, प्रियजनों के लिए आप लिख रहे हैं तो वो है अनौपचारिक, और अगर आप किसी पदाधिकारियों को लिख रहे हो तो वो है औपचारिक। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कि जो परमिशन है, आप परमिशन यहाँ मांग रहे हो तो आप कैन का प्रयोग कब करोगे, जब परमिशन है वो इनफॉर्मल हो। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल के लिए कैन का प्रयोग नहीं होता है, इनफॉर्मल के लिए होता है। जैसे आप कहते हो अपने डैडी से कहते हो कि डैडी से आप कहते हो कि कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, कैन आई गो आउटसाइड। तो कैन आई गो आउटसाइड, मैं बाहर जा सकता हूँ, तो डैडी आपके कहते हैं कि आप जा सकते हैं, तो वो कहेंगे यस यू कैन गो। और अगर वो कहते हैं कि नो यू कांट गो, नहीं आप नहीं जा सकते, तो वो उन पे निर्भर करता है कि उनके क्या मन के भाव है कि वो आपको जाने देंगे या नहीं जाने। तो ये हमने परमिशन के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद में हमने पॉसिबिलिटी के बारे में भी पढ़ा। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, और संभावना हमने कितनी व्यक्त की थी, नॉर्मल पॉसिबिलिटी। नॉर्मल का मतलब एक न तो इधर और न उधर, यानी मध्यस्थ, यानी 50%। कितनी, और जो पॉसिबिलिटी हमारी कितनी थी, 50% थी। यानी इन पॉइंट्स को हमें आखिर तक लेकर चलना है, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सारे मॉडल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और उनके इंटरकनेक्शन को आप समझ लें तो समझ लीजिए मॉडल्स का टॉपिक इतना कठिन भी नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप चुटकियों के अंदर उस सवाल का जवाब दे पाओगे। ठीक है, लेकिन बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो जो पॉसिबिलिटी है वो हम कितनी व्यक्त करते हैं, 50%। जब हमें लगता है कि हम कहते हैं कि द रॉड कैन बी ब्लॉक्ड, ये रॉड है बंद हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा है कुछ न कुछ इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टेंसेज हैं, वो इस प्रकार की क्रिएट हुई है, इस प्रकार की
निर्मित हुई है जिससे आपको लग रहा है कि 50% आपको लग रहा है कि ये रॉड बंद हो सकती है। आपको 50% कुछ और भी लग सकता है कि आज है स्कूल में छुट्टी हो सकती है। नहीं, आपने कुछ इस प्रकार की बातें हैं वो सुनी है, तो उन बातों से आप जब 50% का मामला हो तो आप कह सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे जैसे बादलों देर आर सम क्लाउड्स, देर आर सम क्लाउड्स, यानी थोड़े से बादल है, थोड़े से क्लाउड्स हैं, तो हम कह सकते हैं देर आर सम क्लाउड्स। इट मीन्स रैनिंग, इट मीन्स रैनिंग कैन बी। तो इसका मतलब है कि रैनिंग है, बरसात है, रेनफॉल है, यानी रेनफॉल कैन बी, रेनफॉल कैन बी यानी बरसात हो सकती है, बरसात हो सकती है। या इट कैन बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है। तो यहाँ आप जैसे इट कैन बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, तो ये क्या 50% अपन व्यक्त करें। लेकिन ये हमने कल पढ़ा था ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन आज का जो हम नया टॉपिक है उस पर चलते हैं पहले। तो ध्यान रखोगे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है और इस एग्जाम्पल में एक शब्द ऐसा है जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है। बताइए कौन सा है? तो वो शब्द है कुट। वो शब्द कौन सा है? कुट है। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर कुड का प्रयोग हुआ है और इसका मतलब ये है कि आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ कुड। वो क्या है? यूजेज ऑफ कुड। तो समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज पढ़ने जा रहे हैं यूजेज ऑफ कुड, यानी मतलब कुड का प्रयोग। किसका प्रयोग? कुड का प्रयोग। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, पिछले कक्षा में पिछले जो वीडियो के अंदर हमने जो क्लास ली थी और जो हमारा टॉपिक था उसका रिपीटेशन किया, उसका दोहरान किया, वापस उसके बारे में मैंने समझाया और उस टॉपिक को मैंने इसलिए पढ़ाया कि उस बात को मैं अभी इंटरकनेक्टेड करूंगा कुड के साथ। और जब इसके साथ इंटरकनेक्टेड करूंगा तो आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से सुन पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना है अगर इस टॉपिक को समझना है तो। और नहीं समझना है तो वो आपकी मर्जी, एज यू विश। ठीक है, चलिए कि यूजेज ऑफ कुड, यूजेज ऑफ कुड मतलब हमने एक वीडियो में ये भी बताया था कि मॉडल्स ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसके बारे में बताया था। उसमें मैंने प्रेजेंट फॉर्म भी बताई थी और पास्ट फॉर्म भी बताई थी। यानी जितने भी मैंने जो पीछे क्लास ली है उस क्लास के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है वो आगे आपके यूज में आएगा। ठीक है, इसलिए प्रत्येक वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखें, फिर हमें दोबारा नहीं फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे और जो टॉपिक है वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पिछले वीडियो भी क्लियर रूप से देखें, पूरा का पूरा देखें। ठीक है ना, तो उसके उन सारे जो टॉपिक्स है उनका यूज है वो आगे बारी बारी से होगा, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं। यूजेज ऑफ कुड, कुड का मतलब है कि ये कैन की पास्ट फॉर्म है। किसकी पास्ट फॉर्म है? कैन की पास्ट फॉर्म। यानी कुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन की पास्ट फॉर्म, यानी कैन का भूतकाल रूप है कुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान के हमारे मनोभाव है, वर्तमान समय में हम जो मनोभाव व्यक्त करते हैं वो हमने भूतकाल के अंदर भी कभी कभार व्यक्त किए थे। तो भूतकाल के जो मनोभाव है वो कौन दर्शाता है? कुड दर्शाता है। वो कौन दर्शाता है? कुड। तो चलिए कुड के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए होंगे ही कुड सी हिम व्हेन ही हैड लिव्ड देयर। इसका मतलब ये हुआ कि वह उससे मिल सकता था, है ना, वह उससे मिल सकता था व्हेन, जब, ही हैड लिव्ड देयर, जब वह वहां रहता था, जब वह वहां रहता था, जब वह वहां रहता था तो वह उससे मिल सकता था। इसका मतलब ये भूतकाल की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी, जो लाइक्लीहुड है, जिसे हम रिमोट लाइक्लीहुड कह सकते हैं, तो वो ये यहाँ पर व्यक्त हुई है। लेकिन हम सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे उन मीनिंग्स को जिसके लिए कुड का प्रयोग होता है।
हमने जो प्रेजेंट में पढ़ा वही इसके लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए भी 4 मीनिंग्स है, तो उनको पहले अलग से मैं आपको समझा लेता हूँ। इसके लिए भी 4 है। कौन कौन से? तो हम कहेंगे नंबर 1 एबिलिटी आता है। नंबर 1 क्या आता है? एबिलिटी, और जिसको हम कैपेसिटी भी कहते हैं। उसको बारी बारी से एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है रिक्वेस्ट, तीसरे नंबर पे परमिशन, और नंबर 4 पे आता है पॉसिबिलिटी। नंबर 4 पे आता है पॉसिबिलिटी, यानी यहां पर भी 4 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी, जिसका अध्ययन हमने किया था कैन के प्रयोग में। ठीक है, अब इसी का अध्ययन है हम कुड के प्रयोग में करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं सर्वप्रथम नंबर 1, और 1 नंबर में हम एबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो इसका जो प्रयोग है वो किस लिए होता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, मैं जो भी रूल्स है वो इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसको आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। डोंट वरी। टू एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब क्या होगा? व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करना। इसका प्रयोग एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। यानी एबिलिटी का मतलब योग्यता और कैपेसिटी का मतलब क्षमता। यानी ध्यान रखोगे, एबिलिटी का मतलब योग्यता और कैपेसिटी का मतलब क्षमता। ठीक है, क्षमता, जो क्षमता है और जो योग्यता है उसको व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि किस प्रकार। तो देखिए, यानी he could swim across the river in his childhood। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम could walk on his childhood। तो देखो, वो क्या कर सकता? राम कुड वॉक ऑन हिल्स, यानी वो पहाड़ियों पर चल सकता था। कब? अपने बचपन के समय में, अपने बचपन के टाइम में, जब वो बचपन में जब बच्चा था, अपने बचपन में पहाड़ियों पे चल सकता था। या हम कह सकते हैं कि इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश, इंडियन could speak English when
ब्रिटिश 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 वॉज रूल्ड और इंडिया। तो ध्यान रखोगे इंडियन कुड स्पीक इंग्लिश, यानी सम इंडियन सम इंडियन कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कुछ भारतीय है वो इंग्लिश बोल सकते थे। व्हेन ब्रिटिश वॉज रूल्ड ओवर इंडिया, जब ब्रिटिश के द्वारा भारत पर है वो रूल किया शासन किया गया था, तो उस समय क्या कर सकते थे, इंडियन है वो इंग्लिश है वो बोल सकते थे जब ब्रिटिश पर रूल किया गया। तो इस प्रकार हमने 2-3 सेंटेंस यहाँ पे लिए जो एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शा रहे। किसको दर्शा रहे? एबिलिटी और कैपेसिटी। ध्यान रखें ही कुड स्विम, यानी यहाँ पर मैं हिंदी में बात करूंगा, पूरा ट्रांसलेशन करूं। ही कुड स्विम, वह तैर सकता था क्या? अक्रॉस द रिवर, यानी वह रिवर को, नदी के पार तक तैर सकता था, मतलब नदी को तैर करके पार कर सकता था। क्या कर सकता था? नदी को तैर कर पार कर सकता था। कब? बचपन में, यानी वह नदी को बचपन में तैर करके पार कर सकता था। हमें ये जो उसकी जो योग्यता है, उसकी जो एबिलिटी, उसको पास है तैरने की जो योग्यता है, स्विम यानी तैरने की जो एबिलिटी है, वो कब की है? वो पास्ट की, वो भूतकाल की है। और भूतकाल की योग्यता यहाँ पर व्यक्त की गई है कि वह नदी को तैर करके पार कर सकता था। कब? बचपन के अंदर वो तैर करके पार कर सकता था। उसमें इस प्रकार की एबिलिटी थी नदी को तैरने की, यानी कहने का मतलब उसके पास योग्यता थी, जो एबिलिटी थी वो स्विम करने की, तैरने की उसके पास कला थी, योग्यता थी। राम कुड वॉक ऑन हिल्स इन हिज चाइल्डहुड, राम है वो पहाड़ियों पर चल सकता था। कब? चाइल्डहुड, वह बचपन में राम है वो पहाड़ियों पर चल सकता था। तो यहाँ पर भी उसकी कैपेसिटी को दर्शाया गया, उसकी क्षमता को दर्शाया गया कि उसके पास इस प्रकार की कैपेसिटी थी। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर अधिकतर ज्यादा से ज्यादा हम देखें तो योग्यता ही है, क्योंकि उसके पास पहाड़ियों पर चलने की योग्यता थी, उसके पास नदी को तैरने की योग्यता थी, नदी को तैर कर पार करने की योग्यता थी। और सम इंडियन कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ब्रिटिश वॉज रूल्ड ओवर इंडिया, यानी कुछ भारतीय वो क्या कर सकते थे? स्पीक इंग्लिश बोल सकते थे जब ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया था ना, उस समय जब भारत पर ब्रिटिश ने शासन किया था, उस समय सभी भारतीय क्या कर सकते थे? इंग्लिश को स्पीक कर सकते थे, इंग्लिश को बोल सकते थे। इसका मतलब यहाँ पर एबिलिटी और कैपेसिटी का यूज हुआ। यहाँ पर देखिए जो तैरने की जो उसके पास कला थी, जो योग्यता थी, यहाँ पर देखो वॉक ऑन हिल्स, यहाँ पर जिस प्रकार की कैपेसिटी, जिस प्रकार की उसके पास क्षमता थी कि वो पहाड़ियों को भी पार कर सकता था। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई कि हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं और एबिलिटी भी कह सकते हैं। एक बात है कि कैपेसिटी और एबिलिटी में थोड़ा सा फर्क होता है, केवल थोड़ा सा फर्क। वो कैसे? तो देखिए कि मैंने बताया था कि एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। यहाँ पर देखो राम है और उसके अलावा एक डायनामिक वर्ब्स होती है। कैसे? डायनामिक का मतलब है गतिशील, ये भी गति कर रही है, ये भी गति कर रही है, ये बोलने की गति कर रहे हैं। तो ये जो गतिशील क्रिया है, इसका मतलब यहाँ जहां भी गतिशील क्रिया आती है वहां पर एबिलिटी का प्रयोग होता है। और कई अर्थों में हमें लग रहा है कि कैपेसिटी का भी यूज होता दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे कि यहाँ पर एबिलिटी का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एबिलिटी और कैपेसिटी का जो यूज है वो फर्स्ट हो गया। क्लियर? चलते हैं अगले यूजेज पर। अगला जो प्रयोग है वो देखिए, अगला एबिलिटी और कैपेसिटी हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्या है? रिक्वेस्ट। तो जो दूसरा हमारा नियम है वो है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। हमने कैन के अंदर क्या पढ़ा था? रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा था, निवेदन के बारे में पढ़ा था। लेकिन वो निवेदन कैसा था? वो एक इस प्रकार का निवेदन था जो पोलाइट नहीं था, नॉर्मल रिक्वेस्ट।
कैसी रिक्वेस्ट थी? नॉर्मल, सामान्य सी रिक्वेस्ट। यानी वहां पर केवल निवेदन है, यानी कैन के अंदर हमने केवल और केवल रिक्वेस्ट पढ़ी थी, केवल और केवल जनरल रिक्वेस्ट, नॉर्मल रिक्वेस्ट पढ़ी थी, सामान्य सा निवेदन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पोलाइट रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र निवेदन। कैसा निवेदन? विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो विनम्र निवेदन कैसे, तो देख लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हम निवेदन करते हैं, ठीक है। तो आप निवेदन जैसे यहां पर रिक्वेस्ट की जाती है कि कुड तो यहां पर निवेदन किया जाता है कि कुड आई टेक योर पेन। वो कहता है कि क्या मैं आपके कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन है वो ले सकता हूं, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं। यानी यहां पर कुड आई टेक योर पेन, ये भी हो सकता है हमने कहा कैन आई टेक योर पेन। तो यहाँ पर ज्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुड का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये होगा कि इसमें विनम्रता थोड़ी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? विनम्रता है वो ज्यादा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे संबंधित। Could you let me, could you let me your, could you let me see your photo, see your photo। तो could you let me, क्या आप मुझे अपना फोटो देखने देंगे? could you let me, यानी यहाँ पर क्या है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस, नंबर 2 हो गया। तीसरे नंबर परमिशन ले लेते हैं। टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति है वो व्यक्त करने के लिए। लेकिन परमिशन के अंदर हम देख लेते हैं दो पॉइंट्स आते हैं। पहले परमिशन वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद दोनों को मैं सामूहिक रूप से समझा देता हूँ, ठीक है। टू एक्सप्रेस परमिशन, और परमिशन व्यक्त करने के लिए, अनुमति व्यक्त करने के लिए तो कैसे होगा? तो हम कभी कभार जो बच्चे होते हैं वो परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो रेडी से कहता है कि कुड आई यूज दिस पेन, क्या मैं इस पेन का प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं इस पेन का प्रयोग कर सकता हूं। तो ये आपने परमिशन मांगी, या आप ये भी कह सकते हैं कुड आई गो आउटसाइड टू प्ले, कुड आई गो आउटसाइड टू प्ले, क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूं। तो इसकी परमिशन है वो किस प्रकार की होगी? यस यू कुड, यस यू कुड, नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो ये हमने इसके बारे में, परमिशन के बारे में पढ़ा, हमने रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा इसको हम सामूहिक रूप से समझ लेते हैं। जैसे देखिए इधर कि हमने कहा कि ये कैसे होता है, तो हम लेते हैं कि टू मेक रिक्वेस्ट,
to make request and seek permission and seek permission and seek permission. Could you and seek permission? Could you is more polite. तो यहाँ पे टू मेक रिक्वेस्ट एंड सीक परमिशन, कुड यू इज मोर पोलाइट, यानी कुड है वो बहुत ही पोलाइट है एंड फॉर्मल भी है, यानी क्या है फॉर्मल भी है। तो समझिए इसको मैं समझा देता हूं कि टू मेक रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन करने के लिए, टू मेक रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करने के लिए, और सीक परमिशन अनुमति मांगने के लिए। सीक परमिशन का अर्थ होगा अनुमति मांगने के लिए। कुड यू का जो प्रयोग होता है, वो बहुत अधिक यानी बहुत अधिक, मोर पोलाइट यानी बहुत अधिक विनम्र है, बहुत अधिक विनम्र भी है और बहुत अधिक औपचारिक भी है। समझ गए होंगे आप कि कुड का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है। कुड का प्रयोग दो अर्थों में, एक तो हम देखो जब हम रिक्वेस्ट वाली हमने बात पीछे की थी कि रिक्वेस्ट निवेदन कैसे होता है, ठीक है। तो हम जब निवेदन करते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करते हो या फिर अनुमति मांगते हो कि मुझे अंदर आना, मुझे बाहर जाना या मुझे ये करना, आप किसी से परमिशन लेते हैं। तो परमिशन मांगने और रिक्वेस्ट निवेदन करने के लिए कुड यू का प्रयोग है वो सबसे ज्यादा कहने का मतलब मोर यानी बहुत अधिक विनम्र है और बहुत अधिक औपचारिक भी है, ठीक है। वो कैसे, तो एग्जाम्पल्स की माध्यम से एक बार फिर समझा देता हूं कि हमने एग्जाम्पल के अंदर प्रयोग किया था कि कुड यू प्लीज lend me your मोबाइल। तो यहां पर क्या है, कुड यू प्लीज lend me your मोबाइल, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दोगे, यानी लैंड उधार दोगे। तो इसने कहा क्या आप मुझे अपना मोबाइल उधार दोगे, यानी आपका मोबाइल खरीदना चाहता है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, और वो इस प्रकार का रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे मोबाइल दोगे। तो इसमें इसने कुड यू का जो प्रयोग किया, इसमें बहुत ही अधिक यानी मोर जो कह सकते हैं बहुत अधिक, यहाँ उसने पोलाइट दर्शाई, बहुत ही अधिक विनम्र निवेदन किया। कैसा निवेदन किया, विनम्र और औपचारिक निवेदन में, विनम्र और औपचारिक। और जो अनुमति है, जो परमिशन है, वो कैसी होती है, अधिक औपचारिक होती है। कैसी होती है, अधिक औपचारिक, कैन से ज्यादा, कैन के नॉर्मल है, कैन से अधिक अगर ज्यादा रिक्वेस्ट है, कैन से अधिक अगर ज्यादा परमिशन है, तो कुड का प्रयोग होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमने कहा कुड यू लेट मी प्ले फुटबॉल। कुड यू यानी क्या आप मुझे फुटबॉल खेलने दोगे, यानी आप जा रहे हो और उसमें आपने कहा कि आप मुझे फुटबॉल खेलने दोगे। तो जो कुड यू का हम प्रयोग करते हैं, किसका, कुड यू का, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि कुड यू है वो मोर पोलाइट और मोर फॉर्मल को व्यक्त करता है, यानी बहुत अधिक विनम्रता और बहुत अधिक औपचारिकता व्यक्त करता है। इसलिए हम कुड यू का प्रयोग करते हैं, किस लिए, अधिक विनम्रता और बहुत अधिक औपचारिकता व्यक्त करने के लिए कुड यू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे नंबर अगला है 4 नंबर का, हम पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी। तो नंबर 4 जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए
अभी हमने कहा कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो कुड यू का प्रयोग है वो मोर पोलाइट और मोर फॉर्मल के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए व्यक्त किया जाता है, तो ये कोई जैसे अपने एल्डर्स हैं, अपने बड़े लोग हैं, या कोई टीचर्स हैं, ठीक है, कोई ऑल्डर्स हैं, तो उन लोगों के लिए कुड यू, उन लोगों से हम किसी प्रकार की परमिशन लेने या उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम नंबर 4 पे पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। और पॉसिबिलिटी का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग टू एक्सप्रेस समथिंग रिमोट, it express something remote in likelihood। तो इसको समझ लेना कि इसको व्यक्त किया जाता है, क्यों एक्सप्रेस करने के लिए समथिंग कुछ और रिमोट मतलब दूर की, इन लाइवलीहुड इन संभावना में कुछ दूर, यानी कुछ दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कुछ दूर की, रिमोट का मतलब होगा दूर की, कुछ दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जैसे कुड हमने ये कहा दिस रॉड could be blocked, हमने क्या कहा, दिस रॉड could be blocked, ये रॉड है वो बंद हो सकती थी, यानी आपने इस प्रकार की जो संभावना व्यक्त की कि ये रॉड बंद हो सकती थी, इसका मतलब हुई बंद थी नहीं, लेकिन इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि ये रॉड बंद हो सकती थी। क्या हो सकती थी, कुड बी ब्लॉक्ड, यानी बंद हो सकती थी। इसका मतलब क्या, बहुत ही दूर की संभावना, यानी किस प्रकार की, रिमोट लाइवलीहुड, कैसी संभावना व्यक्त की गई, रिमोट लाइवलीहुड, यानी दूर की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई। और अंतिम पॉइंट हम देख लेते हैं, नंबर 5 जो मैंने आपको नहीं बताया वो अलग से है, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन indirect speech it is used as past tense of can, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े, नहीं पढ़े तो इनडायरेक्ट स्पीच भी मैं पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला एक्टिव पैसिव भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका जो प्रयोग है वो कैन को पास्ट टेंस में दर्शाने के लिए, कैन को पास्ट टेंस में भूतकाल में बदलने के लिए किया जाता है। तो कैसे लिखिए, जैसे he said that, उसने कहा कि he could run fast, he said, उसने कहा कि वह तेज दौड़ सकता था। अभी यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दो टाइप से होता है कि एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष कथन होता है और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब सीधी बात, जब हमसे कोई कहता है कि उसने मुझसे कहा कि वह तेज दौड़ सकता था, ठीक है, वह तेज दौड़ सकता था, तो उसने जो भी बात की उसको मैंने जो का त्यों कह दिया, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष है। और जब उस बात को घुमा करके मैं खुद मेरे शब्दों में कहता हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो अप्रत्यक्ष कथन है। और जब अप्रत्यक्ष कथन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसकी बात को जो कहते तो उसको हम प्रेजेंट में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब उसकी बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो बात भूतकाल की हो जाती है। कैसी हो जाती है, भूतकाल। इसलिए जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज करेंगे तो कैन का जो पास्ट फॉर्म है, क्योंकि कैन प्रेजेंट है और कैन का पास्ट फॉर्म में बदल जाएगा जब इनडायरेक्ट में जाएगी, तो पास्ट फॉर्म बदलेंगे तो कैन कुड में बदल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने बदला। तो ये सेड दैट ही कुड रन फास्ट, में तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी कैन का कुड का प्रयोग है वो किया जाता है।
ठीक है। ओके, आज की क्लास हमारी पूर्ण हुई। अगले कक्षा में एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे, लेकिन इस तरह के और क्लासेस अगर आप चाहते हो और वीडियोस पाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए अच्छी जो कंटेंट्स है, जो सामग्री है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।